नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 13 ऊर्जा के स्रोत का पार्ट 2 है। पार्ट 2 को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप पार्ट 1 को अवश्य देखें तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक है। आपके ऑप्शन है जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है ग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको बता दें कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। वाट जो है मात्रक वह शक्ति का है, पावर का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट है। और किलोग्राम का मात्रक आपका होता है ग्राम। तो किलोग्राम का मात्रक होता है ग्राम। तो यहाँ पे पूछा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो जूल होता है। तो इस प्रकार से आपका सही होता है पहले का ए। आपका अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम के विषय में सत्य है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा का न निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। दूसरा है आपका ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये क्या है, ऊर्जा ही है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। तीसरा कहता है ए और बी दोनों सत्य हैं और चौथा कहता है दोनों में से कोई नहीं। तो आपको जैसे पता है कि ए वाला भी ऑप्शन सही है और बी वाला भी सही है, तो इस प्रकार से आपका सही होता है ऑप्शन सी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सौर सेल में आपके पहले ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सौर सेल से क्या किया जाता है। तो आपका है कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो आपको बता दें कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो रूपांतरण करता है वो विद्युत बल्ब करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपको बता दें कि मोमबत्ती और कोयला यह क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अगला है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा कह लो या सौर ऊर्जा कह लो, प्रकाश ऊर्जा कह लो या सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, सोलर सेल करता है या सौर सेल करता है। और अगला है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। तो विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है लाउड स्पीकर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सौर सेल में क्या होता है। तो सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ आपके भारत के परमाणु केंद्र हैं और वह कहाँ पर स्थित है, उन्हीं को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे काकरापार, तो जैसा आपने पता है काकरापार कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। काकरापार गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। दूसरा है कैगा, कैगा जो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तीसरा है नरौरा, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित है। और चौथा आपका है कि रावत भाटा, रावत भाटा जो है राजस्थान के कोटा में स्थित है। राजस्थान के कोटा में स्थित है आपका रावत भाटा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए का A1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही है। तो आप कूट को देख के मिला सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप पिछले वाले वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि हम पेट्रोलियम, यहाँ पे कच्चे तेल जो नीचे जमीन से निकलता है उसको कच्चा तेल कहते हैं। तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो उसका उपयोग डामर बनाने में भी करते हैं। कच्चे तेल का उपयोग प्लास्टिक बनाने में भी करते हैं। कच्चे तेल का उपयोग पेंट बनाने में भी करते हैं। कच्चे तेल का उपयोग औषधि बनाने में भी करते हैं। और अगला है कच्चे तेल का उपयोग डाई क्लीन में करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा और पांचवा सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो आइए कूट को देखते हैं। तो कूट में पहला कह रहा है कि 1, 2 और 3
दूसरा कह रहा है 1 और 5, तीसरा कह रहा है 1 और 4 और चौथा कह रहा है ये सभी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पांचों के पांचों ऑप्शन सही है और इस प्रकार से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? तो मैंने आपको बता रखा था कि ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोतों का जो वर्गीकरण है वह दो आधार पे क्या आता है, एक आपका समय के आधार पे, तो समय के आधार पे दो हैं, एक आपके परंपरागत जो हमारे परंपराओं से चला आ रहा है जैसे कोयला, पेट्रोल, बिजली, और कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन, ये परंपरागत हैं, और दूसरा गैर परंपरागत कि जिसको हमने अभी हाल ही के समय में प्रयोग करना शुरू किया जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये आपके गैर परंपरागत में आते हैं समय के आधार पे। और उपयोग के आधार पर आते हैं, उपयोग के आधार पे भी दो आते हैं, एक आपकी नवीकरणीय या अच्छे और दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब होता है कि ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं, इनका भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकता है और इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता है। और जैसे सूर्य, पवन, भूताप, ज्वारी, जल विद्युत और बायोगैस। और अनवीकरणीय कि ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं हो सकते हैं, इनका भंडार समाप्त हो सकता है, इससे प्रदूषण होता है जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा, गैसें इत्यादि। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन अच्छे ऊर्जा का साधन नहीं है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेट्रोलियम इसका एक निश्चित समय, यदि इसकी आवश्यकता से अधिक हम यूज करने लगे तो एक समय बाद यह क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। और बाकी के सभी क्या है, अच्छे संसाधन के हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के हैं। और ये पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे सही होगा आपका बी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत है। ऊर्जा का अप्रदूषणकारी स्रोत है, पहला है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है आपका पेट्रोल और चौथा है डीजल। तो जैसा कि आपको बता दें, नाभिकीय ऊर्जा, इसमें भी यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, और यहाँ से भी आपके प्रदूषण होते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है और डीजल से भी प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे अप्रदूषणकारी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही आपके होगा बी, सौर ऊर्जा। अगला है सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? पहला है वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा है खाना बनाने में और चौथा है वाहन एवं उद्योगों दोनों में। तो जैसा कि मैंने बताया, सीएनजी जिसका पूरा नाम आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। वर्तमान समय में आप वाहनों में देख भी रहे होंगे कि सीएनजी भरवाया जाता है। और सीएनजी में मुख्य जो घटक होता है सीएनजी का, कौन होता है? CH4 मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। तो सीएनजी का उपयोग कहाँ पे ईंधन के रूप में किया जाता है? वाहनों के रूप में किया जाता है, और इसका मुख्य घटक मीथेन होता है, और इसका पूरा नाम आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे आपने पता होगा कि एलपीजी जो है आपका, इसका पूरा नाम आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन कहता है लो पेड गेम्स, दूसरा है लोकल पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और चौथा है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो जैसा कि मैंने बताया कि एलपीजी का पूरा नाम आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एलपीजी में जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी में जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है, और यहाँ पर एलपीजी का पूरा नाम आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। और एलपीजी रंगहीन, गंधहीन होता है, और इसमें गंध के लिए इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। जो हमको स्मेल करता है वो क्या होता है? इथाइल मरकेप्टन होता है। तो यहाँ पे बस एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
आपका अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, पहला आपका है कि यूट्रिकुलेरिया से, दूसरा आपका है जेट्रोपा से, तीसरा आपका है देवदार से, और चौथा आपका है यूकेलिप्टस से। तो यहाँ पर आपको बता दें, बायोडीजल जो होता है वह तैयार होता है जेट्रोपा से, जिसे रतन जोत भी कहते हैं। और इसके कुछ अन्य पौधे आते हैं, जिसके कि करकास और पोनगोमिया पौधों के बीजों से भी प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जेट्रोपा जिसको रतन जोत कहते हैं, उसके बाद करकास और पोनगोमिया से भी बायोडीजल बनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, काकीनाडा जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। कहाँ पर? काकीनाडा में। काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। तो इस प्रकार से 10 का सही होता है आपका बी, जेट्रोफा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पहला आपका पशुमल, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है जैव कचरा, और चौथा है मानव मल। तो यहाँ पे बायोगैस संयंत्र में आपका प्रयोग होता है पशुमल का। बायोगैस संयंत्र में पशुमल का भी प्रयोग होता है, जैव कचरा का भी प्रयोग होता है, मानव मल का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर खनिज तेलों का प्रयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं किया जाता है। खनिज तेलों का प्रयोग बायोगैस संयंत्र में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, कि खनिज तेलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन आपके क्लीन नेचुरल गैस का, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, तीसरा है कार्बोनाइड नेचुरल गैस का, और चौथा है कार्बोरेटर नेचुरल गैस का। तो जैसा कि मैंने बताया, सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप है, और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। पुनः वही क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा रूप है। आपके ऑप्शन है कॉमन नेचुरल गैस, दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा है कॉमन नेचुरल गैस, और चौथा है सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो जैसा आपने पता है, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? आपका पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा, और चौथा है चुंबकीय ऊर्जा। तो जैसा मैंने बताया कि सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा, जिसको सौर ऊर्जा भी कह लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा या सूर्य के प्रकाश को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, आपके ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है पौधे, और चौथा है यूरेनियम। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपयोग के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका नवीकरणीय, जिसको हम अक्षय भी कह सकते हैं, अक्षय ऊर्जा, और दूसरा आपका है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं, इनका भंडार समाप्त नहीं हो सकता है, और इनसे प्रदूषण नहीं होता है। अनवीकरणीय क्या कहता है कि ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं हो सकते हैं, दूसरा इनके भंडार समाप्त हो सकते हैं, और इनसे प्रदूषण होता है। और इनके एग्जाम्पल में क्या आते हैं? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा। और नवीकरणीय में क्या आते हैं? आपके सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत, और बायोगैस, और पौधे। इनके अंतर्गत और क्या आते हैं? पौधे भी आते हैं, क्योंकि पौधों से भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर ऊर्जा के नवीकरणीय कोयला भी समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम भी समाप्त हो सकता है, यूरेनियम भी समाप्त हो सकता है, लेकिन पौधे यह नेचुरल है, ये समाप्त
नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन सी है, पौधे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। आपका ए है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, दूसरा है बदबूदार पतला पीला द्रव, तीसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, और चौथा है बिना गंध का गाढ़ा तथा हरे रंग का तरल। तो जैसा आपको पता होना चाहिए, पेट्रोलियम का रंग कैसा होता है? बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका ए होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस और चौथा है कोयला। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या है? कोयला है, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग का ये तीनों कहाँ पे मिलते हैं? जब पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है। जब पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है तो हमें पेट्रोल मिलता है, पैराफिन मोम मिलता है और ग्रीस मिलता है, और कोयला खदानों से मिलता है। तो जो इन सभी से क्या है? डिफरेंट हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। दूसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास नली में जमा हो गया है। तीसरा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। और चौथा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जलते हुए ईंधन से सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वास नली में नहीं जमा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट हमारे रक्त के साथ क्रिया करती है और वह रक्त में ऑक्सीजन को कम कर देती है, और जिसके कारण मनुष्य को सांस संबंधित परेशानी होती है। और यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से आता है, क्योंकि जब ये हमारे शरीर में घुल जाती है, पहुंचती है, तो ऑक्सीजन की कमी कर देती है, जिसके कारण व्यक्ति का दम घुटने से मृत्यु हो जाता है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे श्वास नली में नहीं जमा होती है, यह सीधे हमारे रक्त के साथ क्रिया करती है, जिससे कि आपका पहला वाला ऑप्शन गलत होता है। दूसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है। तो हम देखते हैं कि जो काला धुआं होते हैं वह अक्सर करके हमारे, जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे डस्ट के बीच से हम गुजरे तो हम देखते हैं हमारे चेहरे पे, हमारे कान नाक में वह डस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम काले मतलब कि उपले पे खाना बनाते हैं, लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो देन उससे क्या होता है कि उसके जो काला धुआं होते हैं हमारे श्वास नली में जमा हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें क्या होती है? खांसी और छींक आते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। यहाँ पे जलते हुए ईंधन से धुएं से एलर्जी, ये कोई सही ऑप्शन आपका नहीं है। और झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण, तो जिससे उसे कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं, ये खांसने वाली बीमारी नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगला अध्याय 14 है, जिसका नाम है सौरमंडल और पृथ्वी, और जो कुल 2 पार्टों में होंगे, और जिसके प्रत्येक पार्ट में 30-30 क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा प्रत्येक वीडियो 48 घंटों के बाद आपको मिलता है। तो अगले 48 घंटे के बाद सौरमंडल और पृथ्वी के पहले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी भी आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।